6-7 एमएलए महाराष्ट्र के छोड़ के इनको चले गए शिवसेना में। इधर देखिए अब नेशनल मीडिया पे दिखा रहे हैं, सॉरी जो लोकल मीडिया उस पर दिखा रहा है, सोशल मीडिया पे, कि जोगी और मोदी का झगड़ा पैदा हो गया है, ये दिखा रहे हैं, दिख रहा है ना। और पंजाब के 2 नेता हैं बीजेपी के, उन्होंने बोलना चालू कर दिया कि भाई पंजाब के लोगों की बात सुनो और इनके पूरे देश के किसानों की बात सुनो, इनकी बात का हल निकालो और इनको इनके घर सुरक्षित भेजो। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कादयान और आप देख रहे हैं जय हरियाणा चैनल। इस टाइम हम मौजूद है सिंगू बॉर्डर पर। सिंगू बॉर्डर पर किसानों ने यहां पर पक्के मकान बना दिए NH1 पर। आप देख सकते हो, दिखा दे भाई थोड़ी घुमा के, पक्के मकान बना दिए हैं। और हमारे साथ यहां पे एक किसान हैं, इनसे पूछेंगे। सर नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है अपना सर? भारतीय किसान यूनियन दुआबा। अच्छा। मीत प्रधान गुरमुख सिंह। अच्छा सर, ये आपने जो लिखा हुआ है, फ्लैक्स लगा रखा है पंजाबी में, क्या लिखा हुआ है सर? इसमें लिखा भारतीय किसान यूनियन दुआबा। अच्छा, हाँ, भारतीय किसान यूनियन दुआबा। तो यहाँ पे कुछ किसान थोड़ा धूप के कारण बाहर नहीं बैठे, अंदर बैठे हैं। तो आपको अंदर लेके चलता हूँ, दिखाते हैं इन पक्के मकानों में किसानों ने क्या क्या फैसिलिटी कर रखी है। तो हम पहुंच चुके हैं जो किसानों ने पक्के मकान बनाए थे NH1 पर। तो यहाँ पर कुछ हमारे साथ किसान मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे और आपको उससे पहले फैसिलिटी दिखा देते हैं किसानों ने इसमें क्या क्या फैसिलिटी कर रखी है। आप देख सकते हो, दिखा दे भाई कैमरा। यहाँ पे पक्के मकानों में AC लगा रखे हैं, ऊपर छोटा सा कमरा है, इसमें 4 पंखे हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे गर्मी का बिल्कुल नाम और निशान नहीं है। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर किसान आंदोलन को चालू हुए 6 महीने हो चुके हैं सर, सरकार मानने को तैयार नहीं है, तो किसानों की आगे की क्या रणनीति है सर? देखो, जो साडे अपने हक आ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ। ਜੋ ਸਾਡੇ ਰਾਈਟ ਆ, ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਆ, ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਇੱਥੋਂ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੰਨਣਾ ਪੈਣਾ ਆ। ਜਿੰਨਾ ਲੰਮਾ ਚਲਾਏਗੀ ਉਨੀ ਕਾ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਆ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਚੱਲ ਜਾਏ, 22 तक चला ले, 23 तक चला ले, 24 तक चला ले, नहीं तो अपने पक्के मकान बना के बैठ गए हैं बस। तो हम तो अपना हक लेके जाएंगे जहाँ से। तो दूसरा सवाल ये है कि सर आप पक्के मकान बना लिए यहाँ पे, अभी जैसे हम स्टार्टिंग में भी कवरेज करने आते थे, जब तो यहाँ पे सर बहुत भीड़ थी, मतलब पैर रखने को जगह नहीं थी। अब हम घूमे आज जैसे, तो कहीं ना कहीं किसानों की संख्या कम दिखाई दे रही है। देखो, ये क्या कारण है सर? देखो, कार ने या पहले हमारी ट्रॉली खड़ी थी इतने, उन ट्रॉलियाँ तकरीबन सारियाँ वापस चले गई हैं। हुण अपने रहने के लिए हरेक इंसान ने अपना रहन बसेरा बना लिया आ। किसी ने किसी ढंग का, किसी ने किसी ढंग का। साढ़े 3 कमरे असी बना लिया, 3 च AC आ, और 7 दियाँ ट्रालियाँ खड़ियाँ हैं, 7 च AC लगा रखे हैं। ये गर्मी के कारण थोड़ा बाहर काम निकलते आ, तुसीं भी देखिया होना, सारे बंदे साडे अंदर ही आ, बाहर नहीं है कोई भी। इस करके रोड के उत्ते थोड़ा आना जाना थोड़ा घट दिखाई दिंदा आ। इस करके कोई बहुता फर्क नहीं। दूजी गल ये आ, थोड़ा फर्क पिया कि हुण साडे झोने का सीजन आ गया आ, झोना लगाने गए आ। उस तो पहला असीं 5 तरीक नूं इत्थे अपना काफला लैके आया सी। सरदार मनजीत सिंह राय साडे प्रधान जी आ, वो अपना काफला इत्थे लैके आए। साडा तकरीबन 3000 बंदा इत्थे साडा पहुंचा सीगा इत्थे। तो हुण जिद्दां एक बारी किसान थोड़े अपने झोना बीजण गए आ, वो तो बाद तुरंत बीज के दोबारा फिर इतने आ जाएंगे। अब सर ये लगा लो, आंदोलन किसान आंदोलन चला हुआ है, दूसरी लहर चालू हो गई है, लेकिन अभी गेहूं की जो फसल आई थी उस पर थोड़े किसान अपना व्यस्त हो गए थे। अभी दोबारा फिर तमाम बॉर्डर्स, चाहे गाजीपुर बॉर्डर्स है, चाहे सिंगू बॉर्डर है, चाहे टिकरी बॉर्डर है, तो दोबारा किसान कूच करने लग गए हैं। तो मतलब अब किसानों की संख्या कितनी और बढ़ सकती है, मतलब कितने और किसान आएंगे आपको? जैसे पंजाब का तो पता ही होगा सर, तो क्या कुछ आगे का प्लान है सर? देखो, पहले साडा 10 तरीक को एक जथा आया सी करनाल से, शायद पंजाब से दुआबा से। ठीक है सर। उसके बाद साडा 28 तरीक को आया, उसके बाद साडा 2 तरीक को आया, और तीसरा साडा जथा भारतीय किसान यूनियन दुआबा का सरदार मनजीत सिंह राय जी ये प्रधान आ, साडा जथा आया। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ तकरीबन 3000 और 3200 बंदा साडा उस दिन इत्थे ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾ, ਸਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਕੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਅੱਜ ਕਾਦੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਥਾ ਆਇਆ,
ਉਹ ਬਾਕੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਡੇਟ ਦੇ ਰੱਖੀ ਆ ਉਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ। ਪਰ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਘਟਣੀ नहीं, थोड़ी बहुत घट हो सकती क्योंकि झोने का सीजन आ गया, वो लगाने के बाद तुरंत वापस फिर आ जाएंगे सभी किसान, पर ये कम नहीं होंगे कम नहीं। हाँ तो सर आपसे सवाल है सर, आपसे किसान आंदोलन 6 महीने पहले शुरू हुआ था सर, जब किसानों का ये कहना था कि 3 काले कानून वापसी तो घर वापसी, नहीं तो हम घर वापसी नहीं जाएंगे। अभी तक किसानों का मतलब जो कहना था वो सच हुआ है, तो आगे आप क्या कहना चाहोगे सर? मतलब आगे आंदोलन और भी चलेगा, तो इस पर आप क्या कहना चाहोगे सर? देखिए, हमारा आंदोलन तो तब तक चलेगा जब तक ये तीनों कानून, कृषि कानूनों को रिपील नहीं करती सरकार। तो सरकार, ये तो सरकार की मंशा के ऊपर है, सरकार क्या चाहती है कि इन तीनों कृषि कानूनों को रिपील करना है, आंदोलन को ख़त्म करना है। नहीं सर, थोड़ी सी कट करूँगा आपकी बात। सरकार तो बोल चुकी कि किसान कुछ भी कर ले, हम कृषि कानून वापसी नहीं लेंगे। तो फिर हम भी कहते हैं कि सरकार कुछ भी कर ले, हम आंदोलन वापस नहीं लेंगे। 2024 तक ही है ना नरेंद्र मोदी की सरकार, बीजेपी की सरकार। तो देखिए, बंगाल में अब चले गए, यूपी में जाएंगे अभी 2022 में। हाँ जी, तो हमने मिशन, अभी जो हमारी संयुक्त की मीटिंग हुई थी उसमें हमने ये तय कर लिया कि भाई हम लोग यूपी और उत्तराखंड के मिशन में जाएंगे। जब जाएंगे वहाँ पर तो वहाँ से बीजेपी को चलता कर देंगे। तो ऐसे जैसे हमारे बंगाल में चुनाव थे, गुरनाम सिंह चुड़ू ने, राकेश टिकैत जी हमारे वहाँ पर पहुँचे, लोगों को जागरूक किया, तो वहाँ पे नहीं बनी सरकार। बहुत अच्छी बात है, और हम यही चाहते हैं कि मतलब यूपी में भी ना आए। अरे हम भी, मैंने आपको बताता हूँ, सबसे पहले हम गए बंगाल में, राकेश टिकैत जी, चुड़ूनी जी बाद में गए। अच्छा सर। हाँ, 10 मार्च को हम गए थे, और मन्नू कोहाड़ आपके हरियाणा का, यहाँ का, और मैं, हम दोनों गए थे। और 10 मार्च को हमारी वहाँ पहली महासभा थी, तो वहाँ शुरुआत हम ही ने की थी। तो उसके बाद राज्यपाल साहब गए, चुड़ूनी जी गए, टिकैत जी गए। तो ये तो बारंबार सभी जो संगठन के नेतागण हैं वो जाते हैं। तो वहाँ पर जो थी, देखिए, ये सबसे बात ये देखने की वाली है कि जो ममता बनर्जी हैं वो अपनी इलेक्शन हार गई, अपनी सीट वो लूज़ कर गई, लेकिन आंकड़े में बढ़ गई। पहले जो थी 211 सीट थी, इस बार 215 सीट उनकी आई, सीट बढ़ गई, वो हार गए। तो इसका मानना क्या हुआ कि भाई इसको मानना पड़ेगा कि ये किसानों की जीत हुई है, ये किसानों की जीत हुई है कि वहाँ पर जो बीजेपी बड़ी संख्या में हारी। अब बीजेपी क्या कहती है, हम तो 3 से 77 पे आ गए। भाई 3 से 77 पे नहीं आए, 18 सीटें हैं इनके पास वहाँ एमपी की, 42 में से 18 सीटें एमपी की। तो 18 कॉन्स्टिट्यूंसी में जो विधानसभा है 126 होती है, तो 126 से हार कर 77 में रह गए, हारे हैं, लोगों को भ्रम में डाल रहे हैं जी। वहाँ बुरी हार हुई है। और देखिए, सबसे बड़ी हार ये हुई इनकी कि यूपी में इनकी गवर्नमेंट है, सत्ता में है ये, और केंद्र में भी इनकी सत्ता, दोनों जगह सत्ता पे काबिज होने के बावजूद यूपी में इनको 25% वोट मिला। इनकी बड़ी संख्या में पंचायत में हार गए यूपी में। तो ये हो गया कि लोग रहे जो है, लोगों की अपनी भावना इस प्रकार, ये जन आंदोलन बन चुका है कि लोगों की भावना बन गई। अब बीजेपी को ज़्यादा समय नहीं रखना, इसको चलता कर दो। अब जब ये चलता कर देंगे पूरे भारत से 2024 में, तब नई सरकार आएगी। उनका एजेंडा ये होगा कि हम इनको रिपील करते हैं, हमारी सरकार लाओ। कोई भी पार्टी देखना, अभी उनका जो आएगा आगे चोन मैनिफेस्टो, उसमें वो ये बोलेंगे कि हम इनको रिपील करेंगे, हमारी सरकार लाओ। तो भाई जो इसको बोलेगा हम इसको रिपील करेंगे, तो उनकी सरकार लाएंगे। फिर जब उनकी सरकार लाएंगे, इसको चलता कर देंगे। तो 2025 तक हम तो बैठे हैं। 2025 में जब सरकार 24 के बाद इनकी चली जाएगी, 25 में आएगी, तब तो रिपील होंगे, तभी जाएंगे। तो ये रिपील करवा कर ही जाएंगे। तो सर, हम बंगाल की बात करें तो अभी कोरोना की दूसरी लहर शुरू हुई थी सर। बंगाल की बात करें तो बंगाल में बीजेपी ने जगह जगह पर रैलियाँ की है सर, और वहाँ पे इलेक्शन भी थे, वहाँ पे ज़रूरी समझी रैलियाँ करना। और यहाँ पे कोरोना की लहर चली हुई थी, यहाँ पर ये बोल दिया कि अपना लॉकडाउन लगाएंगे। तो बंगाल में भी उनको नहीं करना चाहिए था जगह जगह रैलियाँ। तो इस पर आप बंगाल गए हो, तो आपने क्या देखा वहाँ पे? देखिए, ये तो बीजेपी का पहले से शुरू से उनका एजेंडा ये है। उनका तो उनको सिखाया ये जाता है कि भाई जहाँ तो बीजेपी लोग बोलेंगे सत्य बात, सत्य के लिए आवाज़ उठाएंगे, वो तो हैं देशद्रोही। और जो
इनका साथ देंगे, इनके गुंडा तंत्र का साथ देंगे, झूठ का साथ देंगे, तो वो है देशभगत। तो ये इनका पहले से यही मानना बीजेपी वालों का। अब इन्होंने वहाँ हजारों की संख्या में लोग बुलवाए, इकट्ठा किए, रैलियां की। और सबसे खतरनाक बात आपको मैं बताता हूँ, जो इन्होंने आज तक मीडिया में आने ही नहीं दी, जो नेशनल मीडिया में आई ही नहीं, बात आपके माध्यम से शायद आई हो। यूपी में टीचरों ने मना कर दिया पंचायत इलेक्शन में कि हम इसमें भाग नहीं लेंगे। भाई इन्होंने, योगी सरकार ने डंडा तंत्र चला के कि आपकी नौकरियां खतरे में डाल देंगे, उनको भेजा। तो 1200 टीचर की डेथ होगी कोरोना से। अच्छा जी। और वो कहीं किसी दिखाया ही नहीं गया, उनसे ज़बरदस्ती मौत के उनको मौत में धकेला गया। ये कातिल हैं, ये लोग कातिल हैं बीजेपी वाले। सर आपको ये नहीं लगता कि बीजेपी ने बंगाल में रैलियां की जगह जगह पर, बीजेपी का कहना है कि जो कोरोना को बढ़ोतरी दे रहे हैं किसान दे रहे हैं, लेकिन आपको ये नहीं लगता कि मतलब जगह जगह अपने बंगाल में रैलियां की, कहीं ना कहीं सरकार ने बढ़ावा दिया कोरोना को? बिल्कुल बिल्कुल, मैं वही बोल रहा हूँ कि इनके लिए सत्ता जरूरी है। इन्होंने बड़ी बड़ी रैलियां की। सत्ता जरूरी है लोगों की, चाहे कोरोना हो। लोगों की जिंदगी जरूरी नहीं है, लोगों की जान की इनको कोई परवाह नहीं है। तो इन्होंने बड़ी बड़ी रैलियां की। मैं यही तो कह रहा हूँ, इनको इलेक्शन जरूरी है। अरे 1 साल और आगे कर लेते पंचायत इलेक्शन, तो क्या चला जाता, 6 साल के बाद भी हो सकती है। तो इनको इलेक्शन जरूरी है, सत्ता जरूरी है, उसमें लोगों की मृत्यु हो जाए, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। से मतलब है इनको अपनी केवल अपनी कुर्सियां बचानी है, सत्ता पे काबिज रहना है, और कारपोरेट घरानों से मिलकर इनको जो है पूरे देश को लूटना है। तो ये इनका लूट मचा रखी इन्होंने, इनका काम ही लूट मचाना है। इनको लोगों से, लोगों की ज़िंदगी से कोई प्यार नहीं है, कोई प्यार नहीं है। तो सर आप जैसे कि अभी किसान बैठे हुए हैं तमाम बॉर्डर्स पर, अभी आंधी भी आती है सर, बारिश भी आती है। चल आपका तो पक्का मकान है, जो साइडों में अपना झोपड़ियाँ बना रखी है, किसानों का नुकसान भी होता है सर। तो मतलब इस पे क्या कहना चाहोगे सर आप? जैसे आंधी आती है सर, हर जगह झोपड़ी है, ये बना रखे हैं, तो नुकसान तो होता ही है सर किसानों का। तो ये अपना फंडिंग कहाँ से हो रही है सर? लंगर चला रहे हैं, फंडिंग या अपना चंदा इकट्ठा करते हैं सर, कैसे? जो पूरे देश को खिलाता है भाई, पैदा करके। नहीं, मैं आपको बताता हूँ, पूरे देश को खिलाता वो नहीं खा सकता। आप फंडिंग की बात आ रही है, देखिए ये सीधी सी बात है। ये वो लोग हैं जो अपनी मेहनत करते हैं, तो उसमें से कुछ हिस्सा निकाल के रखते हैं, जो अपने लंगरों में लगाते हैं और अपने धार्मिक कार्यों में लगाते हैं। तो इस बार क्या है, जो हमारे सभी भाई बाहर की कंट्रियों में भी गए हुए हैं, वो अपना मेहनत का जो 10वां हिस्सा निकालते हैं, उसको भेज रहे हैं यहाँ पर कि भाई ये धार्मिक कार्य है, उनके लिए ये धार्मिक कार्य है। क्योंकि ये जो जबर और जालिम सरकार है, इसको भगाने के लिए, पापी सरकार को भगाने के लिए एक धार्मिक कार्य चल रहा है। ये धार्मिक स्थल है भाई, इसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी बैठे हैं, ये तो सभी भाग ले रहे हैं। तो ये भगवान तो यहाँ पर है असल में। तो ये धार्मिक स्थल पे वो खर्चा कर रहे हैं। तो वो तो लोग बोल रहे हैं बाहर से कि कोई आपको परवाह करने की ज़रूरत नहीं, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। अगर आपकी झुग्गियाँ उड़ती हैं तो हमको बताएं, क्योंकि वो अगर 50 रुपये कमाते हैं दिहाड़ी में, तो 1 रुपया हमारे लिए निकालते हैं डेली। तो वहाँ का 1 रुपया यहाँ 50 बनते हैं, 55 बनते हैं। तो ऐसे कर हमारे बच्चे गए हुए हैं, मेरा बेटा गया स्टडी के लिए, तो वो वहाँ देखो स्टडी भी कर रहे हैं, तो काम भी कर रहे हैं। तो उनको अगर $10 वो कमाते हैं, उसमें से $1 निकालते हैं कि हमारे बाप दादा, हमारे चाचा, हमारे भाई वहाँ मोर्चे पे बैठे हैं, उनके लिए भेजना है। तो भाई गवर्नमेंट को क्या तकलीफ है? तो कहते हैं इनको फंडिंग होती है। कोई फंडिंग नहीं हो रही, हमारे मेहनत का पैसा आ रहा, हमारे बच्चों का आ रहा, हमारे भाइयों का आ रहा। तो सरकार चेक कर ले। अभी तक तो इन्होंने, अगर फंडिंग की बात होती तो इन्होंने हज़ारों पे पर्चे दर्ज कर दिए होते कि भाई इनको 2 नंबर का पैसा आ रहा है। इन्होंने सब देख लिया खंगाल कर, खोल कर, अब नहीं कहीं मिला। तो अब ये शोर मचाते हैं, खासकर जो गोदी मीडिया है, मैं बोलूँगा वो बोलते हैं। अब देखिए इससे